बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का नया लेक्चर और इस लेक्चर में बच्चों आज हमें बात करनी है ऑस्मोटिक प्रेशर और वन हाफ गुणांक। ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा वन हाफ गुणांक। किसकी बात करनी? वन हाफ गुणांक। तो आज लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि हमको पढ़नी है, उसके बाद हम वन हाफ गुणांक की बात करेंगे और फिर अगली क्लास में बात करेंगे पीवाई की। चलो तो आते हैं आज के टॉपिक पे, परासरण तथा परासरण दाब पे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। वैसे तो बच्चों ये टॉपिक जो है आपकी बायोलॉजी का है, प्योर बायोलॉजी का टॉपिक है, आप इसको बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला पार्ट है, वो हम देख लेते हैं क्या। चलो परासरण क्या है? विलायक के अणु द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर परिणामी प्रभाव को परासरण कहते हैं। चलो लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है कि उससे मजा नहीं आ रहा है, समझना पड़ेगा। चलो अब बेटा पूरा ध्यान यहाँ पे लगाना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इधर देखना बेटा, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ले लिया जल। क्या ले लिया? जल ले लिया। और यहाँ पे मैंने ले लिया आपके लिए विलयन। यहाँ मैंने ले लिया विलयन। क्या ले लिया? विलयन ले लिया। एक तरफ जल ले लिया, एक तरफ विलयन ले लिया। विलयन किससे बनता है बच्चों? विलयन बनता है आपका विलय प्लस विलायक से। विलयन किससे बनता है? विलय प्लस विलायक। अच्छा विलायक यहाँ पे भी कौन सा ले लेते हैं हम यहाँ पे विलायक पानी ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं विलायक? विलायक हम यहाँ पे लेते हैं पानी। यहाँ पे मैंने विलायक ले रखा है, ये पानी ले रखा है। ध्यान रखना बच्चों, एक तरफ मैंने विलायक पानी ले रखा है, केवल विलायक है, और एक तरफ मैंने ले रखा है विलयन ले रखा है। अभी मैं आपको डेफिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं। डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बच्चों एक एपरेटस दिया, एक उपकरण दिया, उस उपकरण के हमने क्या किया, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली से दो भाग कर दिए। ये क्या है? ये बीच में लगी हुई है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में क्या लगी हुई है बेटा? ये बीच में लगी हुई है अर्धपारगम्य झिल्ली। बीच में लगी हुई है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बीच में आपके लगी हुई है क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। यहाँ पर पानी के अणु है और यहाँ पर विलय प्लस पानी के अणु, विलय प्लस विलायक सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखो बच्चों होता क्या है, होता क्या है कि भैया विलायक के अणु जो होते हैं वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कहां पर स्थानांतरित होंगे? विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कहां स्थानांतरित होते हैं? विलयन की ओर स्थानांतरित होते हैं, विलयन की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का विलयन की ओर जो गमन होता है, इसी को हम बोलते हैं बेटा परासरण। क्या बोलते हैं बेटा? परासरण। सुनना बेटा ध्यान से, फिर से सुनना। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर जो गमन होता है, इधर विलयन है इधर विलायक है, विलायक के अणु द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर जो गमन होता है उसे हम बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं बेटा? परासरण। ये तो हो गई बच्चों परासरण की परिभाषा। अब हमारे दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर विलयन के अणु तो विलायक के अणु तो विलयन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गुरुजी ये विलय के अणु यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? सर विलय के अणु जो है वो विलायक की ओर क्यों नहीं आ रहे? किसी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है कि सर विलायक के अणु तो विलयन की ओर जा रहे हैं, लेकिन विलय के अणु विलायक की तरफ क्यों नहीं आ रहे? बेटा ध्यान रखना, अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर ये विशेषता होती है, वो केवल विलायक के अणु का आदान प्रदान करती है। बात समझ में? तो अर्धपारगम्य झिल्ली में ये गुणधर्म होता है कि वो केवल और केवल विलायक के अणु को आदान प्रदान करती है। विलायक के अणु ही विलयन की ओर जा सकते हैं। विलय के अणु, ये विलय जो है, विलय के अणुओं के लिए ये आदान प्रदान के लिए रास्ता प्रदान नहीं करती। विलय के अणु का आदान प्रदान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया इस अर्धपारगम्य झिल्ली के जो छिद्र होते हैं ना, इसके जो छिद्र हैं, ये छिद्र इतने छोटे होते हैं भैया कि ये केवल पानी के अणु का ही आवागमन करते हैं, विलय के अणु को आर पार जाने नहीं देते। ये छिद्र बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि विलायक के अणु ही जा सकते हैं, विलय के अणु आर पार नहीं जा सकते। ये तो पहली बात। तो पहले क्वेश्चन का जवाब कि सर विलय के अणु क्यों जा सकते हैं, इसका कारण है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के अणु को आवागमन करवाती है, विलय के अणु को नहीं करवाती। पहली बात। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। सर एक बात बताओ, कई बच्चे ये बोलते हैं, सर एक बात बताओ, विलायक के अणु तो विलायक से विलयन की ओर जा रहे हैं, सर यहाँ भी तो विलायक है, यहाँ भी तो विलायक यहाँ आ सकता है, तो सर विलायक के अणु जो है वो विलायक से विलयन की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन विलयन से विलायक की ओर क्यों नहीं आए? ऐसा कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी का क्वेश्चन ऐसा हो कि सर विलायक के अणु, आप बोल रहे हो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु विलयन की ओर तो जा रहे हैं, सर ये तो हो रहा है, लेकिन सर ये बता दो कि विलयन से विलायक की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु क्यों नहीं जा रहे? तो विलायक के अणु इस दिशा में नहीं आ रहे, विलायक के अणु उसी दिशा में जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कोई डाउट है? देखो बेटा मैं ये डाउट आपका क्लियर करता हूं। एक बात ध्यान रखना, विलायक के अणु विलायक से विलयन की ओर भी जाते हैं। सुनना ध्यान से, विलायक के अणु विलायक से विलयन की ओर भी जाते हैं, ठीक है, और विलायक के अणु विलयन से विलायक की ओर भी आते हैं, विलयन से विलायक की ओर भी आते हैं। ये भी होता है और ये भी होता है। तो विलायक के अणु विलायक से विलयन की ओर भी आते हैं और विलयन से विलायक की ओर भी आते हैं, दोनों तरफ जाते हैं। विलायक के अणु का आवागमन दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन परिणामी आवागमन जो होता है, रिजल्टेंट नेट फ्लो जो होता है, परिणामी आवागमन जो होता है वो किसकी तरफ होता है? विलायक से विलयन की तरफ होता है। ऐसा समझ लो बच्चों कि विलायक के अणु विलयन से विलायक की ओर, मान लो 3 अणु आ रहे हैं, तो विलायक से विलयन की ओर 10 अणु विलायक के जाते हैं। तो पानी के 3 अणु मान लो विलायक से यहाँ विलयन से विलायक की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ 3 अणु आ रहे हैं पानी के, तो यहाँ से वहां 10 अणु जाएंगे, मतलब कि परिणामी रूप से 10 - 3, परिणामी रूप से इस दिशा में विलायक से विलयन की ओर कितने जाएंगे? 10 में से 3 चलेंगे, तो परिणामी रूप से 7 अणु ऐसे होंगे जो कि विलयन की तरफ जाएंगे। परिणामी जो आवागमन जो होता है बच्चों विलयन की तरफ, इसी को हम बोलते हैं बच्चों परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। तो बच्चों यही चीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये आपका एक बर्तन है, बहुत बढ़िया ये बर्तन है, और इस बर्तन के अंदर मेरे बच्चों यहाँ पर इस नली के अंदर, ये जो नली है ना, इस नली में यहाँ पर आपने ले रखा है, यहाँ पर आपने लिखा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कि विलयन। यहाँ हमने ले रखा है बच्चों सॉल्यूशन, विलयन ले रखा है, और विलयन के बाहर यहाँ क्या है? विलयन के बाहर यहाँ क्या है? विलयन के बाहर यहाँ क्या है? इस विलयन के बाहर यहाँ क्या है? यहाँ पे है विलयन के बाहर, यहाँ पे क्या है? विलायक। विलयन के बाहर क्या है? विलायक। तो ये तो आपका विलयन है, बाहर की तरफ क्या है? विलायक है। अच्छा, और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है?
दोनों के बीच में क्या है यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो विलयन और विलायक दोनों के बीच में यहाँ पे अर्ध पारगम्य झिल्ली है। तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली बनी हुई है, पूरी अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली है ये। अब अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली यहाँ पे बनी हुई, ये है आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये आपकी है अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है तो मैंने आपसे क्या बात बोली थी, विलायक के अणु परिणामी रूप से विलयन की ओर जाते हैं। तो ये बाहर की तरफ होने विलायक के अणु, ये जो विलायक के अणु है बाहर की तरफ जो ये विलायक के अणु है, ये विलायक के अणु कहां से कहां जाएंगे, विलायक के अणु विलायक से कहां जाएंगे, विलायक से विलयन की ओर जाएंगे। तो ये विलायक है, विलायक से जाएंगे विलयन की ओर। तो विलायक के अणु होंगे वो विलायक से विलयन की ओर जाएंगे, मतलब कि ऐसा आएगा तीसरा, बाहर विलायक है अंदर विलयन है, विलायक से विलयन की ओर जाएंगे, विलायक से किसकी ओर जाएंगे, विलयन की ओर जाएंगे। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ये अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इसको दूसरे में से लिख लेता हूं, ये लो। तो विलायक से विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से जब आवागमन होगा, विलायक से विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से जब आवागमन होगा, इसको हम बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं परासरण, इसको हम बोलते हैं परासरण। या तो यूज है, या फिर बच्चों परासरण की एक परिभाषा और होती है, परासरण की एक परिभाषा और होती है क्या, परासरण की एक परिभाषा और होती है क्या, फिर से लगा दो अर्ध पारगम्य झिल्ली, फिर से क्या लगा दो अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये छिद्र अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, ये छिद्र, ठीक है। ये है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब एक काम करो, यहाँ पे ले लो विलियन 1, यहाँ पे ले लो विलियन 2। अब ऐसा कुछ हो जाए भाई, पहले विलयन में भी विलायक क्यों होंगे, दूसरे विलयन में भी विलायक क्यों होंगे, यहाँ पर भी विलायक होगा। विलयन 1 में क्या आता है, विलय प्लस विलायक, और विलयन 2 में भी आता है विलय प्लस विलायक, आता है ना। मान लो पहले विलयन की सांद्रता, मान लो इस विलयन 1 की सांद्रता C1, मतलब कि C1 को बोलते हैं प्रथम विलयन की सांद्रता, प्रथम विलयन की सांद्रता मान लीजिए ज्यादा है किससे, द्वितीय विलयन से, ये द्वितीय विलयन की सांद्रता। यहाँ पे आपको देखा है प्रथम विलयन, यहाँ पे आपको देखा है द्वितीय विलयन। मान लो ये दो विलयन आपको देखे हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली देखी, बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली से दोनों विलयन को क्या कर दिया, पृथक कर दिया। मान लीजिए विलयन प्रथम और विलयन 2 को हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या कर दिया, पृथक कर दिया। अब बच्चों क्या होगा, विलयन 1 की सांद्रता ज्यादा है, विलयन 2 की सांद्रता कम है। एक बात ध्यान रखना, जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी ना, जिस विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी उसमें पानी या विलायक की मात्रा कम होगी, तुलनात्मक रूप से विलायक की मात्रा कम होगी। जहां पे विलयन की सांद्रता ज्यादा होती है वहां पे पानी या विलायक की मात्रा कम होती है। विलयन 1 की सांद्रता अगर ज्यादा है तो यहाँ पर विलायक की मात्रा कम होगी, इस विलायक की मात्रा कम होगी। और यहाँ पर अगर सांद्रता कम है, जहां पे सांद्रता कम है वहां पे विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ पे विलायक की मात्रा कम, यहाँ पे विलायक की मात्रा ज्यादा। अब देखो मैंने आपसे क्या बात बोली थी, यहाँ पे जहां पे विलायक की मात्रा ज्यादा है, जहां पे विलायक ज्यादा है वहां से विलायक के अणु विलयन की ओर जाते हैं। जहां पे विलायक की मात्रा ज्यादा है वहां से विलायक के अणु कम विलायक की मात्रा की तरफ जाते हैं। तो जहां पे विलायक की मात्रा ज्यादा है वहां से विलायक के अणु कम मात्रा की तरफ जाते हैं, विलयन की तरफ, विलायक के अणु विलयन की तरफ जाएंगे। तो या जहां पे विलायक की मात्रा ज्यादा है वहां से विलायक के अणु उस विलयन की तरफ जाएंगे जहां पे विलायक की मात्रा कम है। तो यह ध्यान रखना, विलायक क्या लिखा है, तो विलायक के अणु का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से विलयन की ओर, तो विलायक के अणु का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से विलयन की ओर गमन, ये कहलाता है परासरण। या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर परिणामी प्रवाह को परासरण बोलते हैं। या फिर जहां पे विलायक की मात्रा कम है इसको हम बोलते हैं सांद्र विलयन, और जहां पे विलायक की मात्रा कम है उसको हम बोलते हैं तनु विलयन। तनु मतलब कि जहां पानी की मात्रा ज्यादा है। तो ऐसा विलयन जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा है, तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणु का जो गमन होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, उसी को हम बोलते हैं परासरण। तो ये बच्चों परासरण की पूरी कहानी। चलो अब आते हैं परासरण दाब पे। किस पे आते हैं, परासरण दाब पे। अब बेटा पूरा ध्यान यहाँ पे लगाना है, परासरण का मतलब क्या होता है। चलो मैं फिर से आता हूँ उस डायग्राम पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। यहाँ मैंने ले लिया विलायक, यहाँ मैंने ले लिया विलयन, यहाँ विलायक, यहाँ मैंने ले लिया विलयन, ठीक है। परासरण क्या होता है, परासरण का मतलब विलायक से विलयन की ओर, विलायक से विलयन की ओर पानी के अणु का गमन, विलायक से विलयन की ओर विलायक के अणु का गमन क्या होता है, परासरण। किसके द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, ये परासरण। अब बच्चों ऐसा एक काम कर लो, मान लो ऐसा कुछ कर लिया जाए, मान लो बेटा मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ, इधर देखना। तो अभी परासरण कहां से कहां हो रहा है, अभी परासरण हो रहा है विलायक से विलयन की ओर। परासरण कहां से कहां हो रहा है, परासरण विलायक से विलयन की ओर हो रहा है। चलो अब मैंने यहाँ पे लगा दिया एक पिस्टन, क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। यहाँ पे मैंने लगा दिया पिस्टन, पिस्टन समझते हो बेटा, पिस्टन समझते हो। पिस्टन का मतलब समझो जैसे कि वो हम साइकिल स्टोर पे जाते हैं और हमारे साइकिल की टायर में हवा निकल जाती है, तो हम क्या करते हैं, एक पंप आता है, उस पंप से हम उस पर प्रेशर लगाते हैं और हवा टायर में जाती है। तो वो जो पंप है ना, उसका हैंडल, उस हैंडल के जैसा ही होता है पिस्टन। पिस्टन को ऐसे दबाओगे ना, पिस्टन को दबाओगे तो टायर में क्या जाएगी, हवा जाएगी। तो टायर में हवा भरनी तो आप क्या करते हो, वो साइकिल के टायर पंचर होते हैं, आप जब साइकिल स्टोर जाते हो क्या करते हो, पंप आता है, पंप को ऐसे दाब लगाते हो और दाब लगा के आप हवा अंदर भरते हो। बस वही उसी टाइप का पिस्टन यहाँ पे लगाना है। ये पंप है, इस पंप से आप क्या लगा सकते हो, दाब लगा सकते हो। तो अभी बच्चों क्या हो रहा है, अभी विलायक के अणु से विलयन की तरफ अणु का गमन हो रहा है, विलायक के अणु का विलायक से विलयन की ओर गमन हो रहा है। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ से आप एक दाब लगाते हो, मान लो यहाँ से आपने दाब P1 लगाया, आप यहाँ से दाब लगाओ, यहाँ से अगर आप दाब लगाते हो तो यहाँ से दाब लगेगा तो विलयन के अणु जो यहाँ जा रहे थे ना, अब वो विलयन के अणु की गति रुक जाएगी। ऐसा समझो, मान लो कोई यहाँ से ताकत लगा, मान लो कोई यहाँ से जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है वो सामने से आने वाले व्यक्ति को रोक रहा है, जो व्यक्ति सामने से आ रहा है मैं यहाँ से इतनी ताकत लगा दूं कि वो व्यक्ति जो आ रहा है वो
मेरी तरफ ना आ पाए और वहीं रुक जाए। तो वो क्या है, विलायक के अणु भी यहाँ है, मैंने यहाँ पे P1 दाब लगाया, तो विलायक के अणु जो मेरी तरफ आ रहे थे वो थोड़े से अब स्लो हो गए, मैंने P1 से दाब बढ़ा करके और P2 कर दिया, मैंने दाब को और बढ़ा दिया। विलायक के अणु की जो मेरी तरफ गति थी वो थोड़ी और स्लो हो गई, मैंने दाब को P3 कर दिया। विलायक के अणु जो विलयन की ओर थे वो थोड़े और धीमी गति से आने लगे, अब मैंने दाब को कर दिया P4। मैंने दाब को बढ़ाते 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 इतना दाब कर दिया, मैंने यहाँ से वहां सामने की तरफ इतनी ताकत लगा दी कि ये विलायक के अणु रुक गए, उनका विलयन की ओर जो प्रवाह था वो पूरी तरह से रुक गया। तो भैया यहाँ से लगने वाला वो बल, यहाँ से लगने वाला वो दाब जो कि यहाँ से लगने वाला वो दाब जो कि विलायक के विलयन की ओर जाने वाले अणु के प्रवाह को रोक सके, उसी को हम बोलते हैं परासरण दाब। तो विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब, देखो यहाँ से मैं दाब लगा रहा हूं और दाब किस पर लगा रहा हूं, विलयन पर। विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब जिससे क्या हो जाए, जिससे विलायक के अणु की विलयन की ओर जो गति है वो रुक जाए। तो ऐसा दाब, ऐसा बाहरी दाब जो अर्धवार्गीय झिल्ली में होने वाले विलायक के अणु को विलयन की ओर जो गमन है उसको रोक दे, उसको स्टॉप कर दे, उसकी गति को रोक दे। तो जो विलायक के अणु मेरी तरफ आ रहे थे, विलयन की ओर आ रहे थे, अगर मुझे इनको रोकना है तो मुझे विपरीत दिशा में बल लगाना होगा। मान लो कोई इंसान वहां से आ रहा है, मुझे उसको रोकना है तो मुझे यहाँ से बल लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इतना बल लगाया कि वहां से आने वाला व्यक्ति जो है वो बीच में रुक गया। तो यहाँ से आने वाला व्यक्ति यहाँ से लगने वाले बल के कारण रुक जाएगा, तो वह दाब जिसके कारण विलायक के अणु की गति जो विलयन की ओर हो रही है वो रुक जाए, उसी को हम बोलते हैं परासरण दाब। फिर क्या लिखा है दूसरी परिभाषा, जब विलायक तथा विलयन को अर्धवार्गीय झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तब ऊर्ध्वाधर तल में द्रव स्थितिकी दाब उत्पन्न होता है। ये जो दाब है इसी दाब को हम बोलते हैं द्रव स्थितिकी दाब। क्यों? क्योंकि अंदर द्रव भरा हुआ है पानी, तो अंदर जो द्रव है उस द्रव के कारण जो ऊपर से दाब लग रहा है उसको हम बोलते हैं द्रव स्थितिकी दाब, यही वो परासरण दाब। बात समझ में? अब बच्चे ये जो परासरण दाब होता है उसको पाई या पी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो परासरण दाब होता है ना, ये विलयन की सांद्रता C के समानुपाती है। ये परासरण दाब विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। ये परासरण दाब तापमान के समानुपाती होता है। ये परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती, तापमान के समानुपाती है। मतलब कि इस परासरण दाब, अच्छा P और पाई, P से भी व्यक्त करते हैं, पाई से भी व्यक्त करते हैं। इन दोनों समीकरणों को मिलाओगे 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 1 तथा 2 से पाई और P समानुपाती क्या हो जाएगा, CT। 1 तथा 2 से पाई और P समानुपाती क्या हो जाएगा, CT। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो स्थिरांक R लगता है, इसको हम बोलते हैं विलयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, विलयन स्थिरांक। अच्छा ध्यान रखना ये तापमान किसमें है, केल्विन में। अच्छा कई बार ये जो पाई है ना उसमें यहाँ जो R लिखा है ना, R को S से भी प्रदर्शित करते हैं, SCT, इसको S से भी प्रदर्शित करते हैं। S को हम क्या बोलते हैं, विलयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, विलयन स्थिरांक। अच्छा यहाँ पे जो R है या S है इसका मान वही होता है जो कि गैस स्थिरांक 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या इसको आप 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल से भी प्रदर्शित करते हैं। कई बार आप इसको 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसके तीनों मान है, एस या आर के, ये तीनों मान है। एस या आर के वही मान है जो कि गैस स्थिरांक के मान होते हैं। तो ये फॉर्मूला है बेटा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। आर को आप एस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको बच्चों क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प देगा। जितना विलयन की सांद्रता ज्यादा है उतना ही परासरण दाब ज्यादा होता है, ध्यान रखो, ठीक है। तो मान लो 2 विलयन है, मान लीजिए 2 विलयन है, समझा बेटा, बीच में ले लिया एसपीएन। मान लो यहाँ पे एक विलयन है जिसकी सांद्रता C1 है, यहाँ पे C2 है। अगर C1 वाले विलयन, मान लो C1 की सांद्रता C2 से ज्यादा है, तो जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी उसका परासरण दाब भी ज्यादा होगा। सांद्रता ज्यादा तो उसका परासरण दाब भी ज्यादा। बात समझ में? जिसकी सांद्रता ज्यादा, पहले की सांद्रता ज्यादा तो उसका परासरण दाब भी ज्यादा, ये ध्यान रखना। अच्छा, और जिसका परासरण दाब ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, अति परासरी विलयन। क्यों? क्योंकि उसका परासरण दाब ज्यादा है। और जिसका परासरण दाब कम है उसको हम बोलते हैं अल्प या न्यून परासरी विलयन, अल्प या न्यून परासरी। क्लियर? तो परासरण दाब के आधार पर विलयन निम्न प्रकार से वर्गीकृत है। पहला है समपरासरी विलयन, मतलब कि अगर मान लो C1 और C2 इन दोनों की सांद्रता यदि बराबर हो, यदि पहले विलयन और दूसरे विलयन की सांद्रता बराबर हो तो दोनों के परासरण दाब क्या होंगे, बराबर। तो भैया इन दोनों के परासरण दाब क्या होंगे, बराबर। जब भी दो विलयनों के परासरण दाब बराबर होते हैं, परासरण दाब का मतलब होता है पाई1 बराबर C1 RT, पाई2 बराबर C2 RT। पाई का फॉर्मूला होता है RCT। अगर मैं पाई1 लिखता हूं, ये तो स्थिरांक है, पहले विलयन की सांद्रता C1 टेंपरेचर T, तो पाई1 C1 RT। अच्छा, दूसरे विलयन का पाई2 R सांद्रता C2 T, तो RC2T। पाई1 बराबर पाई2, पाई1 बराबर पाई2, पहली शर्त समपरासरी विलयन के लिए समान तापमान, दोनों के तापमान क्या है, दोनों के साथ तापमान समान। ऐसी कंडीशन में दोनों क्या है, बराबर। अगर बराबर है C1 RT C2 RT, अगर ये दोनों बराबर, देखो पाई1 पाई2 के बराबर है, पाई1 पाई2 पाई2 बराबर, तो RC1T RC2T, R से R गया T गया, C1 बराबर C2, समपरासरी विलयन। अच्छा, सांद्रता क्या होती है, मोल की संख्या बटा आयतन। सांद्रता क्या होती है, मोल की संख्या बटा आयतन, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर मान लो पहले विलयन की सांद्रता दूसरे विलयन की सांद्रता से ज्यादा है, तो पहले विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से ज्यादा है, तब पहला विलयन क्या कहलाता है, अति परासरी। जिसकी सांद्रता ज्यादा है वो विलयन कहलाता है अति परासरी, क्योंकि उसका परासरण दाब ज्यादा लगता है। और जिसकी सांद्रता कम है वो कहलाता है अल्प परासरी, क्योंकि उसका परासरण दाब कम। यहाँ तक बात है। एक होता है व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण का मतलब ये बच्चों कि परासरण जिस दिशा में हो रहा है उसके विपरीत दिशा में आप एक इतना बल लगा दो कि भैया विलयन से पानी के अणुओं का प्रवाह विलायक की ओर होने लग जाए। तो देखो इसको ऐसे समझो, विक्रम परासरण को समझो परासरण का उल्टा। परासरण में क्या होता है, परासरण में पानी या विलायक जो होता है वो कहां से कहां जाता है, पानी या विलायक विलायक के अणुओं से कहां जाता है, विलयन की ओर। समुद्र का पानी यहाँ आ जाएगा पानी, तो परासरण के अंदर विलायक के अणु जाते हैं विलयन की ओर। लेकिन मान लो यहां से आपने इतना बल लगा दिया कि अब क्या हो जाए कि विलयन से विलायक की ओर पानी के अणुओं का गमन होने लग जाए। तो जिस दिशा में परासरण हो रहा था यहां से इतना बल लगा दिया जाए कि इसके विपरीत दिशा में परासरण होने लग जाए, तो इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम परासरण। तो व्युत्क्रम परासरण का मतलब है इतना भारी दाब लगा दिया जाए, यहां से इतना दाब लगा दिया जाए, बाहर से इतना दाब लगा दिया जाए कि भैया विलायक के अणु विलयन की ओर गमन करना छोड़ दे और इसके विपरीत क्या हो जाए, विलयन से विलायक की ओर पानी के अणु का गमन हो जाए। तो ऐसा भारी दाब
जो परासरण दाब से अधिक हो। मान लो बच्चों आपने यहाँ पे इतना दाब लगा दिया जो कि परासरण दाब के बराबर है। परासरण दाब लगाने पर विलायक के अणु का विलयन की ओर गमन क्या होता है, रुक जाता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दाब लगाया तो विलायक के अणु की गति जो थी वो स्लो हो गई, फिर मैंने और दाब लगाया विलायक के अणु की गति थोड़ी और कम हो गई, मैंने और दाब लगाया विलायक के अणु की गति लगभग रुक सी गई, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इतना ज्यादा दाब लगाया कि जो अणु यहाँ से यहाँ विलयन की ओर जाते अब अणु सॉल्ट वाटर से कहाँ जाएंगे, फ्रेश वाटर की ओर। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस व्युत्क्रम परासरण। तो ऐसी कंडीशन में विलायक के अणु का गमन विलयन से शुद्ध विलायक की ओर होता है। तो जब भी विलयन से शुद्ध विलायक की ओर गमन होने लग जाए, इतना दाब यहाँ से लगा दो कि भैया यहाँ से पानी का निकल करके यहाँ चले जाए, इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण। और इसका उपयोग समुद्री जल से लवणों के निष्कासन में किया जाता है, नमक के निष्कासन में किया जाता है। तो अगर मान लो समुद्री जल से जितना भी पानी है वो सारा का सारा बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे केवल केवल क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा, लवण रह जाएगा। तो लवणों का जो शुद्धिकरण है वो इसी प्रक्रिया द्वारा होता है, व्युत्क्रम परासरण, पीने योग्य पानी प्राप्त किया जाता है। क्लियर। चलो तो हमें बच्चों यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्राप्त हुआ, पाई बराबर सी आर टी, या इसकी जगह आप लिख सकते हो पाई बराबर सी एस टी। क्लियर। चलो अब बच्चों इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे हमको कंप्लीट करना है, और वो टॉपिक है बच्चों वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका न्यूमेरिकल करवा दो, न्यूमेरिकल भी आएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये जो लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है इसको भी साथ से निपटा देते हैं, इसको साथ से निपटा दे ताकि हमको थ्योरी के मामले में कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ फिनिश, फिर हम केवल न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। वांट हाफ गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हैं, क्या बोलते हैं, आई से। अच्छा कई बार इसकी जगह आप अपसामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म भी नाम देते हैं इसका, अपसामान्य, कई बार इसको हम अपसामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म भी नाम देते हैं, अपसामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म, कई बार आप ये नाम भी देते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है, आ लो, वांट हाफ गुणांक का मतलब होता है बेटा प्रायोगिक अनुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुणधर्म। चलो प्रायोगिक अनुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुणधर्म, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, या फिर वांट हाफ गुणांक का एक फॉर्मूला और लिख सकते हो, प्रयोग द्वारा प्राप्त अणु या आयनों की संख्या डिवाइडेड बाय गणना द्वारा प्राप्त अणु या आयनों की संख्या। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रयोग द्वारा प्राप्त मोल की संख्या बटा गणना या सैद्धांतिक मोल की संख्या। ठीक है, अच्छा मोल किसके बराबर होते हैं, चलो यही लिख लेते हैं, मोल किसके बराबर होते हैं, मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटा अनुभाग। मोल किसके बराबर होते हैं, ग्राम में मात्रा बटा अनुभाग। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, मोल जो है वो व्युत्क्रम अनुपाती किसके, अनुभाग के। यदि मान लो पदार्थ की ग्राम में मात्रा का समान रहे, अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं तो मोल अनुभाग की क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती, मोल अनुभाग की क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती। जहां मोल होगा उसके नीचे की तरफ अनुभाग आएगा। ठीक, देखो यहाँ से हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इसका मतलब इसका इस्तेमाल करके हम क्या लिखते हैं, आई बराबर प्रयोग द्वारा प्राप्त मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अनुभाग की व्युत्क्रम अनुपाती, तो प्रयोग द्वारा प्राप्त मोलों की संख्या ऊपर है तो प्रयोग द्वारा प्राप्त अनुभाग नीचे आ जाएगा, तो अनुभाग के रूप में लिखना है तो प्रयोग द्वारा प्राप्त अनुभाग नीचे आ जाएगा, और सैद्धांतिक या गणना द्वारा प्राप्त अनुभाग ऊपर आ जाएगा। तो ये वांट हाफ गुणांक का बच्चों मतलब, वांट हाफ गुणांक का मतलब है प्रयोग द्वारा प्राप्त मोलों की संख्या बटा गणना द्वारा प्राप्त मोलों की संख्या। या आप ये बोल दो कि प्रयोग द्वारा प्राप्त मोलों की संख्या जो है वो अनुभाग का व्युत्क्रम अनुपाती। तो अगर प्रयोग द्वारा प्राप्त मोलों की संख्या अंश में है तो प्रयोग द्वारा प्राप्त अनुभाग हर में आ जाएगा। मोलों की संख्या अगर अंश में है तो अनुभाग उसका हर में आ जाएगा, मोलों की संख्या अगर अंश में है तो अनुभाग किसमें आ जाएगा, हर में आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है बेटा वांट हाफ गुणांक। ठीक है, तो परिभाषा लिखनी, परिभाषा लिखना, प्रयोग द्वारा प्राप्त मोल की संख्या तथा सैद्धांतिक रूप से प्राप्त मोल की संख्या का अनुपात ही वांट हाफ गुणांक कहलाता है। बात समझ में आ गई, तो ये है बच्चों वांट हाफ गुणांक का मतलब। चलो अब वांट हाफ गुणांक जो है बच्चों, वांट हाफ गुणांक ये दो प्रकार के अलग अलग विलयों में देखा जाता है। दो प्रकार के विलय होते हैं, एक तो विद्युत अपघट्य विलय, एक होगा विद्युत अनअपघट्य विलय। वांट हाफ गुणांक दो लोगों में दिखाता है, एक तो विद्युत अपघट्य और दूसरा विद्युत अनअपघट्य। चलो पहले हम समझते हैं विद्युत अपघट्य क्या होता है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं लेकिन फिर बताता हूं, ऐसा विलय जिसको पानी में डालने पर, ऐसा विलय जिसको पानी में डालने पर वह आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण NaCl, NaCl को पानी में डालोगे तो Na प्लस और Cl माइनस, NaCl को पानी में डालने पर वो टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अच्छा और विद्युत अनअपघट्य मतलब कि वह विलय जिसे
पानी में डालने पर वह आयनों में नहीं टूटता। उदाहरण ग्लूकोज, ग्लूकोज को पानी में डालो आयनों में नहीं टूटता। सुक्रोज, यूरिया, स्टार्च, ठीक है, फ्रक्टोज आदि। विद्युत अनअपघट्य हो जाएंगे, क्लियर? अपघट्य, विद्युत अनअपघट्य। चलो आगे की बात करें, चलो आगे की बात करते हैं। तो अब हमको वन तक गुणन पश्चिम दोनों में देखना, पहला विद्युत अपघट्य और दूसरा विद्युत अनअपघट्य। चलो तो सबसे फर्स्ट विद्युत अपघट्य के लिए, विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान बच्चों सदैव 1 से ज्यादा ही है। विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान सदैव 1 से ज्यादा ही आएगा। इसमें क्या क्या उदाहरण है? इसमें उदाहरण होते हैं बेटा लवण, जितने भी लवण है, अम्ल और क्षार, लवण, अम्ल और क्षार, इनके लिए आई का मान 1 से ज्यादा ही होता है, ठीक है? अब विद्युत अपघट्य में भी दो होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य, एक होता है भैया दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन है? लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब है जो पूरी तरह, जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन है? जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया NaCl, NaCl पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है, Na+ और Cl-, ठीक है? KCl पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है, K+, Cl-, HCl पूरी तरह आयनों में टूट जाता है, H+ और Cl-, NaOH पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है, Na+ और OH-। तो ये सारे क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य। ये दोनों का एग्जांपल है लवण के, और ये एग्जांपल है अम्ल का, और ये एग्जांपल है क्षार का। पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है, ठीक है? दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन से? दुर्बल विद्युत अपघट्य में है वह जो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते, वह जो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते। जैसे कि उदाहरण दुर्बल अम्ल। अच्छा एक चीज मतलब प्रबल अम्ल, प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब ये है अगर आपने एक मोल लिया तो एक मोल से कितने मिलेंगे? 2 मोल। एक मोल लिया तो एक से ये एक और दो मिले, एक मोल लिया तो एक से एक और दो मिले, एक मोल लिया तो एक से एक और दो मिले, ये लिया तो एक से एक और दो मोल मिले। और भी एग्जांपल देखते हैं जैसे H2SO4, ये भी प्रबल अम्ल है, 2H+ SO4 - 2। मान लो आपने इसका एक मोल लिया है, एक से कितना मिल रहा है? 2, ये 2 और ये 1, 2 + 1 की टोटल 3 मोल मिले। तो प्रबल वो होते हैं जो कि पूरे के पूरे आयनों में टूट जाते हैं। अच्छा दुर्बल वो है जैसे कि CH3 COOH, H3PO4, H2CO3। दुर्बल क्षार में जैसे कि अमोनिया या बोल दो NH4OH, ठीक है? फिर दुर्बल क्षार है जो कि आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य में आते हैं, ठीक है? अच्छा अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आई। इसमें लिखना है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आई। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान विलयन में उपस्थित उसके आयनों की संख्या के बराबर होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान विलयन में उपस्थित उसके आयनों की संख्या के बराबर होता है। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण क्या बताया, देखो प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण क्या है? NaCl और KCl। चलो NaCl, अब NaCl के लिए कितने आयन उपस्थित है? Na+ और Cl-। NaCl के 2 आयन उपस्थित है तो आई का मान कितना होगा? आई का मान उसके आयनों की संख्या के बराबर होगा, 1 और 2, आई का मान 2 हो जाएगा। अच्छा KCl है तो K+ Cl-, आई का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मान लीजिए आपने HCl लिया, HCl के लिए H+ Cl-, कितने आयन है? आयन यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। NaOH, NaOH के लिए कितने आयन है? Na+ OH-, आई का मान 2 होगा। अब बच्चे पूछते हैं सर क्या आई का मान हमेशा 2 होगा? नहीं ऐसा नहीं। जैसे कि H2SO4, H2SO4 से कितने आयन मिलते हैं? 2H+ और एक SO4-, तो 2 और 1 3, यहाँ पे 3 आयन मिले तो आई का मान 3 हो जाएगा। आयनों की संख्या जितनी होगी उतना ही आई का मान हो जाएगा। चलो बात करते हैं जैसे कि मान लो K2SO4, K2SO4 में 2K+ SO4-, आई का मान कितना हो गया? 3 हो गया, 2 1 3 हो गया। अच्छा क्या सर किसी में आई का मान 4 हो सकता है? बिल्कुल। मान लो Na3PO4 लवण है तो 3Na+ और PO4-, 3, 3 और 1 4, तो आई का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा। जितने आयन ये विलयन में प्रदान करेंगे उतना ही आई का मान प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। दुर्बल विद्युत अपघट्य हेतु आई का मान 1 से ज्यादा है लेकिन आयनों की संख्या के बराबर नहीं होता क्योंकि यह पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते, पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटते। जैसे कि उदाहरण CH3COOH। अब CH3COOH जो है बेटा ये 2 आयन प्रदान करता है, CH3COO- और H+, ये 2 आयन प्रदान करता है CH3COO- और H+। बात समझिए, अगर मान लो आपने इसके 1 मोल लिए, कितने लिए? 1 मोल, इसके 1 मोल से आपको 1 मोल ये एसिटेट आयन और 1 मोल H+ आयन ऐसा प्राप्त नहीं होता। ये पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटते, मतलब कि अगर आपने इसके 1 मोल लिए, 1 मोल से 1 + 1 2 मोल नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि क्या है? बहुत ही दुर्बल है। अगर आपने इसके 1 मोल लिए हैं, दुर्बल का मतलब क्या है? अगर आपने इसके 1 मोल लिए हैं तो 1 मोल से बहुत कम प्राप्त होता है। 1 मोल से ये 0.002 या 0.003 या 0.005 इस तरह से प्राप्त होता है, ठीक है? कितना प्राप्त होता है? चलो देखते हैं। तो मान लो एसिटिक अम्ल प्रारंभ में आपको दे रखा है 1 मोल, ये 0 ये 0, शुरुआत में 0 मिलेंगे। शुरुआत में एसिटिक अम्ल के 1 मोल आपने लिए तो इसका ऐसा थोड़ी ना कि एसिटिक अम्ल जैसे पानी में डालोगे तुरंत आयन मिल जाएंगे। पर पहले आप एसिटिक अम्ल जब शुरुआत में लोगे स्टार्टिंग में तब तो आप 1 मोल ही लोगे। शुरुआत में एसिटिक अम्ल जैसे आप डालोगे तुरंत आयन थोड़ी मिलेंगे, टाइम के साथ आएंगे, तो प्रारंभ में ये 0 0 हो जाता है। अच्छा फिर
कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा भैया, इसके कुछ मोल जो है वो आयनों में बदल जाएंगे, इसकी कुछ मात्रा आयनों में बदल जाएगी। मतलब मान लो अगर मान लो इसका एक मोल में से 0.02 मान लो यहाँ पे एसीटेट में बदल गया, एक मोल में से 0.02 ये मिल गया, 0.02 ये मिल गया। मान लो भाई इसके आप एक मोल ले रहे हो तो एक से यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक लगाओ, अगर ये एक मिलेगा तो ये भी एक मिलेगा, अगर 0.02 मिलेगा तो एक के हिसाब से ये भी 0.02 मिलेगा, जितने आयन इसके प्राप्त होंगे उतने ही आयन इसके प्राप्त होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये 0.02 मिल रहा है और ये भी कितना मिल रहा है, 0.02 मिल रहा है। मान लो कितने में से मिल रहा है, एक मोल में से मिल रहा है। शुरुआत में आपने इसका एक मोल लिया, एक से वो 0.02 मिला। अब मान लो मेरे पास 10 रुपए है, 10 में से मैंने मान लो 2 रुपए किसी को दे दी, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 10 माइनस 2 8 रुपए। इसके बाद शुरुआत में एक मोल थे, प्रारंभ में इसके पास एक मोल थे, एक में से इसने 0.02 दे दी, इसके पास कितने बचेंगे, एक में से 0.02 को माइनस कर दो। बात समझ में आ रही मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास 10 रुपए थे, 10 में से 2 रुपए मैंने आपको दे दी, तो मेरे पास कितने बचेंगे, क्या कैलकुलेशन आएगी, 10 में से 2 को माइनस कर दो। इसके पास एक मोल थे, एक मोल में से 0.02 इसको दे दिए, इसके पास कितने बचेंगे, 1 माइनस 0.02, पक्का 0.02 यानी। अब एक बात सुनो, अगर इसको 1 मिल रहा है तो इसको भी कितना मिलेगा, 1। अगर इसको 0.02 मिला तो इसीलिए इसको भी कितना मिलेगा, 0.02। तो ये हो जाएगा बच्चों। अच्छा, एक मोल में से जितने मोल आयनों में टूटते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वियोजन की मात्रा अल्फा। तो यहाँ पे एक नया शब्द आता है बेटा, वियोजन की मात्रा अल्फा। इसका मतलब है एक मोल पदार्थ से आयनों में टूटने वाले मोल की संख्या। क्या लिखा बेटा, एक मोल पदार्थ से आयनों में टूटने वाले मोलों की संख्या। एक मोल पदार्थ से आयनों में कितने मोल चले गए, 0.02। तो एक मोल पदार्थ से अगर आयनों में 0.02 चले गए तो 0.02 ही क्या कहलाती है, वियोजन की मात्रा। बात समझ में, चलो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अब देखो मैं फिर से लिखा हूं, तो CH3COOH, इससे क्या मिल रहा है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अगर प्रारंभ में आपने इसका एक मोल ले लिया तो क्या होगा, 0 और 0। अच्छा, फिर कुछ समय बाद एक में से अल्फा चलेगा। अल्फा मतलब कि एक में से कितने मोल टूट करके आयनों में गए, एक में से जितने जाएंगे उसको अल्फा बोलेंगे, वियोजन की मात्रा। तो कुछ समय बाद एक में से क्या चलेगा, अल्फा, और जो अल्फा चलेगा वो यहाँ आएंगे, यहाँ जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कुछ समय बाद आयनों की संख्या कितनी है या मोल कितने हैं, बताओ टोटल कितने आ रहे हैं। इसके आ रहे हैं 1 माइनस अल्फा प्लस इसके कितने अल्फा प्लस इसके कितने अल्फा, मतलब कि विलियन में कुल कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, इन सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा 1 प्लस अल्फा। तो कुछ समय पश्चात आयनों की संख्या कितनी आ गई, 1 प्लस अल्फा। तो अब हम यहाँ से आई कैलकुलेट कर सकते हैं। आई का फॉर्मूला होता है प्रयोगों द्वारा प्राप्त मोल की संख्या डिवाइडेड बाय सैद्धांतिक मोल की संख्या। प्रयोग का मतलब होता है पानी में घोलने पर कितने मोल प्राप्त, तो पानी में डालने के बाद कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं, 1 प्लस अल्फा। तो पानी में घोलने पर कितने मोल प्राप्त हो गए, 1 प्लस अल्फा। और सैद्धांतिक मोल का मतलब ये कि शुरुआत में कितने लिए थे, प्रारंभिक मोल, शुरुआत में कितने लिए थे, प्रारंभ में कितने लिए थे, प्रारंभ में कितने लिए, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब कि आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस अल्फा। आई का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस अल्फा। अच्छा, अब कई बच्चे बोलते हैं सर अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, ये क्वेश्चन में दिया होगा, तो इसलिए आपको टेंशन लेनी नहीं। अल्फा क्या होता है, तो अल्फा होता है वियोजन की मात्रा। इस तरह से हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए आई कैलकुलेट कर सकते हैं। आई कैलकुलेट करने का तरीका ये है, ठीक है। चलो, और लास्ट पॉइंट है बेटा, विद्युत अनअपघट्यों के लिए आई हमेशा कितना रहेगा, 1 के बराबर हमेशा। तो हमारे पास तीन नंबर आ गए, हमारे पास 3 नंबर आ गए। सबसे पहले प्रबल विद्युत अपघट्य, देखो तीनों के आंसर आ गया। सबसे पहले आ गया प्रबल विद्युत अपघट्य, फिर आ गया दुर्बल विद्युत अपघट्य, और फिर आ गया हमारे पास विद्युत अनअपघट्य। तीनों के लिए क्या क्या है, प्रबल के लिए आई बराबर क्या आएगा, आयनों की संख्या के बराबर, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान 1 से तो ज्यादा आएगा, लेकिन आयनों की संख्या के बराबर नहीं आएगा। और विद्युत अनअपघट्य के लिए आई का मान हमेशा 1 के बराबर। तो ये बच्चों पूरी यहाँ पर कैलकुलेशन है। इन तीनों ही केसेस में बच्चों अभी हमने जो बात की ना, वो वियोजन की। वियोजन मतलब कि जब आयन या वियोजन का मतलब ये होता है बेटा, अभी तीनों ही केस जो है वियोजन के। वियोजन का मतलब है जब पदार्थ आयनों में टूटता है। अभी हमने केवल वियोजन के बारे में बात की, संगुणन का भी अलग कैलकुलेशन होता है, वो हम बाद में देखेंगे। वियोजन का मतलब होता है जब कोई पदार्थ आयनों में टूटता है। देखो ये पदार्थ आयनों में टूट गया तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन। वियोजन में आएगा क्या होगा वो भी हमने देखा। चलो, आयनों में टूट गया वियोजन, आयनों में टूट गया वियोजन। अभी हम केवल वियोजन के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी कैलकुलेशन वियोजन की है, सब वियोजन है, आयनों में टूटना। तो अभी हमने केवल वियोजन के बारे में चर्चा की, संगुणन के लिए हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए तो यही, इसके न्यूमेरिकल अभी हमने किए नहीं, अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल 100% करेंगे। अगली क्लास हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन की होगी, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस की होगी। चैप्टर ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो चुका है, थोड़ा बहुत छोटा-छोटा बचा उसको देखेंगे। अब आते हैं क्विज पर। क्विज है बच्चों, मोलर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट की इकाई क्या है, केवी की इकाई क्या है, ये बताना। मोलर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट की इकाई क्या है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, टेंपरेचर पर, सॉल्वेंट पर, बोथ और नन।
चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट केवी, केवी की क्या आपको पता है? केल्विन केजी प्रति मोल। जानते हो आप एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट किस पर निर्भर करता है? टेंपरेचर पर, सॉल्वेंट पर, दोनों पर निर्भर करता है। इसका फॉर्मूला है RTB नॉट स्क्वायर बटा 1000 डेल्टा HV बटा m। तो ये सॉल्वेंट पर तो निर्भर करेगा, अलग-अलग सॉल्वेंट के अनुसार अलग होगा, और टेंपरेचर उनके क्वथनांक बिंदु पर निर्भर करता है। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने वांटा गुणांक I के बारे में पढ़ा और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के बारे में पढ़ा। थोड़ा बहुत थ्योरी रह गया, छोटा-मोटा मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, पहले आपको होमवर्क मिल जाएगा और अगली क्लास में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।